कभी इसका स्टिकर हटा मेरा स्टिकर कभी तो उसका टेस्ट सर क्या पढ़ रहे हैं और पालनपुर का स्टोरी ऑफ फिनिश पालनपुर बात मत करिए। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो कोई भी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो इन्हीं चारों को ऑर्गेनाइज करती है और प्रोडक्शन करती है। ओके, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर। 75% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दिस एक्टिविटी बट द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। वहाँ के 75% लोग जो पालनपुर के हैं वो फार्मिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ज़मीन का एरिया तो नहीं बढ़ाया जा सकता। सो 75 फार्मिंग वहाँ की क्या है? फार्मिंग इज मेन एक्टिविटी ऑफ पालनपुर। 75% people of Palampur are directly associated with farming। वो फार्मिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट इज all land is cultivated। जितनी भी वहाँ की ज़मीन है वो सारी की सारी किस तरीके की है? मतलब कल्टीवेबल है, उसमें फसल उगाई जा सकती, बंजर ज़मीन नहीं है, कोई बैरन नहीं है, ठीक है। सो उसमें जितनी भी ज़मीन है वो सारी की सारी कल्टीवेबल है। ड्यूरिंग रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। सो 3 months का या 4 months का जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन वहाँ के लोग ज्वार बाजरा उगाते हैं। दैट इज ए काइंड ऑफ ग्रेन्स, जो कि सीरियल्स भी कह सकते हैं, जो ज्वार एंड बाजरा उगाए जाते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन खरीफ फसल यानी खरीफ क्रॉप, दैट इज ज्वार एंड बाजरा is ज्वार एंड बाजरा। ये खरीफ का is रबी खरीफ एंड जायद। These are 3 different kinds of crop pattern। इंडिया में क्या होता है, जो भी हमारा क्रॉप पैटर्न है वो किस पर बेस्ड है? मानसून पर बेस्ड है, ठीक है। सो हमारे यहाँ तो विंटर में रबी क्रॉप होती है सर। हाँ, अभी बता दे रहा हूँ, टाइमिंग बता देता हूँ। सर वो So, मैं बताऊंगा। 3 crop pattern in India। सर अक्टूबर से शायद मार्च तक रबी क्रॉप होती है और बाकी मार्च टू सितंबर शायद, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, या जून टू सितंबर। तो रबी कब से कब तक होती है? देखो क्रॉप पैटर्न हमारे यहाँ क्या क्या है। क्रॉप पैटर्न रबी, खरीफ और जायद। जायद, ठीक है। तो ये अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। कब सोन कब की जाती है? अक्टूबर टू दिसंबर, 3 महीने तक बो। अब इसको कब करो? जून जुलाई में इसको बोइए, जून जुलाई। और इसके बाद सर ये मार्च टू जुलाई में सब कुछ कर लेना होता है इसमें, मार्च टू जुलाई, क्योंकि ये सब्जियों की होती है और ये फसल होती है। इसको ज़्यादा फोटो पीरियड चाहिए, कम से कम 5 महीने की ये फसल है। ये 5-5 महीने की है और 5 महीने में 4 महीने में उग जाती है। अगर आप बीच में कभी करो तो तीसरी फसल 3 महीने की सब्जी उगा सकते हो 3 महीने।
ठीक है, तो अगर मान सर लीजिए ड्यूरिंग रेनी सीजन ये वाला ये देखो, ये हमारे पास क्या है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो जो हमारा ये पैटर्न है, तो ये बता रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर तक इसको हमने बुआई की, सोन रबी क्रॉप, और उसके बाद इसको हमने काटा कब, ठीक है, सो अप्रैल टू जून। फिर हार्वेस्टेड कब होगा, अप्रैल टू जून, और बीच में 3 महीने तक इसे धूप मिलनी चाहिए, जो ठंडे मंथ है। तो यानी यहाँ से शुरू हुई रबी क्रॉप और कहाँ तक गई बताइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ तक गई रबी क्रॉप। अक्टूबर से दिसंबर तक सोन हुआ, इस इतने में क्या किया बताइए, बुआई, ठीक है, और यहाँ पर बोलो अप्रैल से जून में क्या हुआ, कटाई, और इसके बीच में उगाई। वो चीज उगी है की भी कि नहीं। तो इस तरीके से 3-3 महीने करके 9 महीने रबी ले लेती है। और इसमें सबसे बड़ी बड़ी फसलें जैसे गेहूँ आ जाएगा, जो पूरी दुनिया में भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। सो इसलिए अगर कोई देर में भी बोएगा, अब कुछ लोग धीरे ढाले किसान होते हुए नवंबर में भी बो देते हैं, दिसंबर में, अरे आलसी पड़े हुए, अब वो आराम से कहेंगे कि हम जून में काटेंगे, ऐसा नहीं होता। और कुछ लोग जल्दी बोकर उसे अप्रैल में काट लेते। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है। अब देखो, मतलब इन 3 के बीच में बोना है, फिर इन 3 के बीच में काटना है। 3 महीने तक बो सकते हो, 3 महीने तक इसे अच्छी खासी धूप मिलनी चाहिए, खूब ठंडक मिलनी चाहिए। गेहूँ, बताओ रशिया में क्या बहुत ज़्यादा ठंडक है, खूब गेहूँ होता है, गेहूँ का कटोरा है। यूक्रेन में ठंडक है, गेहूँ का कटोरा है। अब उन दोनों में लड़ाई क्या हुई, दुनिया में गेहूँ का आकार बढ़ गया, क्योंकि वही ठंडे प्रदेश है, साइबेरियन रीजन। और फिर इंडिया में भी खूब ऊपर का क्षेत्र ठंडा पड़ता है कि नहीं, नदर्न बेल्ट, वहीं तो गेहूँ उगता है। तो इसलिए इसमें क्या क्या चीज़ है, वीट, तो इसलिए इसकी फसलें कौन कौन सी हैं, क्रॉप। सबसे मुख्य फसल क्या है बताइए, वीट, बार्ली, जौ, ठीक है, पीस, मटर, जौ, गेहूं, ये सब है। बार्ली शराब बनाने में काम आती। ग्राम चना, चना, ठीक है, चना, मटर, और मस्टर्ड। मस्टर्ड का मतलब सरसों। तो ये सारी चीजें इसकी क्रॉप। चलो, तो दिस इज फर्स्ट वाला। अब जरा देखो, इसको जून जुलाई में आपने बो दिया, ज्वार बाजरा, और इसके बाद सितंबर अक्टूबर, जून जुलाई में बुआई और सितंबर अक्टूबर में कटाई, ओवरलैपिंग है 2 महीने। अब वहाँ पे एक किया 2 महीने की बुआई। बुआई का मतलब सोन होता है क्या, सोन, हार्वेस्टिंग, और बोलो, और फोटो पीरियड। फोटो पीरियड समझते हो, फोटो पीरियड जब इसका ग्रोइंग सीजन होता है। दिस इज सोइंग और दिस इज ग्रोइंग एंड दिस इज हार्वेस्टिंग। बोलो, बात समझ में आई। तो अगर हम आपसे बात कहें कि हमारे 12 महीने हैं, कौन कौन से 12 महीने हैं, जनवरी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो रबी की फसल कहाँ से शुरू होगी, 8 से कि 9 से? और 9 से कहाँ तक जाएगी बोलो, 9 से 6 तक। एक रोज से 3 महीने छोड़ रही है रबी, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रबी। बोलो, बात समझ में आई। 3 महीने की इसकी क्या हुई, 3 महीने की कटिंग, ठीक है, और 3 महीने की क्या हुई, 9 से 12 तक
एक 9 से 12 की पिक्चर देखो, एक 12 से 3 की पिक्चर देखो, और एक 3 से 6 की पिक्चर। मतलब 9वां महीना कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर है ना। अक्टूबर से दिसंबर का मतलब 10 से लो, 10 से 10, 11, 12 अक्टूबर, पूरा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद फिर कहाँ से आपको कटिंग करनी है? अप्रैल, मई, जून, 4 to 6 ये 2 महीने, ये 2 महीने, बीच के 12 से समझ में आ गई? रबी 2 महीने पहले कौन से बताइए? आप उसको जमीन में उसके बीज लगा दोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कभी। और इन 2 महीनों में क्या करोगे? क्या कटिंग करोगे? और ठीक है, कटिंग करोगे, हार्वेस्टिंग, और इसके बीच में इसमें धूप पड़ेगी। सर मार्च में जो क्रॉप है हाँ, उसको बोएंगे और हार्वेस्ट जुलाई में। मार्च से लेकर 3 महीने का पीरियड है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बीच में आप कुछ करो, वो हम बता रहे हैं। रबी समझ में आ गया? रबी के बाद आप खरीफ पे आओ। अब आपके पास क्या पड़ रहा है? जून, जुलाई बचा? सर जो जून, जुलाई क्या बताओ? सीजन ये दोनों महीने हैं, तो इसमें क्या करेंगे? बोलो, ये रबी है, ये पूरी कौन सी फसल है? बोले, खरीफ, खरीफ है। खरीफ के बारे में समझो। खरीफ में ये जो 2 महीने हैं, ये किसके लिए हैं? सोन। ये 2 महीने हार्वेस्टिंग, और बीच में फोटो पीरियड। चल देखो, जून, जुलाई में वो की जाती है, और सितंबर, अक्टूबर में क्या की जाती है? हार्वेस्टिंग। सितंबर, अक्टूबर में कटिंग। समझ में आई बात? और इसके अलावा इसमें राइस आ जाएगा, हाँ, क्योंकि राइस को ज़्यादा पानी क्योंकि राइस को पानी चाहिए, और यही पीरियड पानी का होता है ना। पैडी आ जाएगा, खूब पानी पैडी। बरसता है, उसको ठंडक चाहिए। इसे क्या चाहिए? ठंडक, कूल। और इसे वाटर। सो राइस आ गया। मक्का जानते हो? अभी भुट्टा भी आएगा खाने के लिए। मेज, ठीक है। ज्वार बहुत सस्ता गेहूं है, कुछ लोग अपने पशुओं को खिला देते हैं। पहले गरीब लोग तो ज्वार खाते थे। बाजरा राजस्थान में खूब बिकता है, तो ठीक है। बाजरा, जो जमीन ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं होती ना, उसमें बाजरा उगता है। जैसे राजस्थान की जमीन अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर बहुत गेहूं तो नहीं हो सकता। गेहूं की तो पानी की सस्टेनेबिलिटी चाहिए ना, क्लेई सॉइल चाहिए कि नहीं? तो वो चीज़ यहाँ नहीं, यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं, ठीक है। कोई लोग तूर दाल जानते हैं? अरहर। राइस के लिए भी तो अच्छी वो चाहिए होती है सॉइल। राइस के लिए चाहिए जो पानी उसमें रुक सके, पानी काफी चाहिए सिर्फ 25 और पानी भी चाहिए। उसी में लोग क्या कर सकते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, उसमें मछली डाल देते हैं, तो मछली भी बन जाती है। अब तूर दाल है, मूंग दाल, मूंग। सो ये जो चीजें होती हैं, ये एक होती है मिलेट्स। मिलेट्स में कौन कौन से आते हैं? अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या होते हैं बताओ? मिलेट्स। और सीरियल्स किसको कहते हैं? जैसे गेहूं, और ये उनको पल्सेस कहते हैं, जिनमें प्रोटीन है, उनको क्या कहेंगे? पल्सेस। तो जो सीरियल्स है वो अनाज है। सीरियल्स में क्या है बताओ? अनाज। अनाज में कुछ ऐसे होते हैं, सीरियल्स में तो अनाज हो गए, वो उसमें मुख्यतः आप लोग व्हीट कहोगे। क्या कहोगे? व्हीट और राइस। मिलेट किसको कहेंगे? जो गरीब लोग खाएं या जानवर? बाजरा। जैसे मिलेट का मतलब है ज्वार, बाजरा, ठीक है। और भी आपको क्या लिखा? कुछ भी मिल जाएगा। ज्वार, बाजरा ही है मुख्यतः। और बार्ली की शराब बनती है, जौ की शराब। अच्छा, पल्सेस किसे कहेंगे? बार्ली सस्ती होती है, तो बार्ली सस्ती होती है। ये ना, ये बाजरा 5 रुपए किलो है, गेहूं 20 रुपए किलो, इतना फर्क है। नहीं, बार्ली बोल रही हूँ। बार्ली है। अब बार्ली थोड़ा वो घटिया क्वालिटी का होता है, तो उसकी शराब बनाते हैं, सड़ा देते हैं और ड्रम में बंद कर देंगे। अब 2-3 महीने बंद होगी, जब खोलेंगे तो इतनी बदबू आएगी कि लोग बेहोश हो जाएंगे, फिर उससे शराब बनेगी।
किसी चीज को सड़ाने से ही शराब बनती है ना, क्या अंगूर और क्या। ये सब जब कोई चीज इतनी सड़ जाए तो फिर उसमें से गैस निकलने लगे तब वही शराब। तो तूर दाल और कौन सी है, मूंग, क्या पीस भी आ जाएगी, पीस और समझ में आई बात, तूर दाल और कौन कौन सी आएंगी। क्या आपको किसी को मालूम है कि सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है। मैं प्रोटीन मेरा घर है सोयाबीन, तो कहते नहीं है, तो दैट इज सोयाबीन। सोयाबीन को जिस उससे जो सोयाबीन एक्सट्रैक्ट के भी लोग सब्जी खाते हैं ना, न्यूट्री नगेट्स जो नगेट्स मिलते हैं, तो सोयाबीन हो सकता है। हाँ, और ग्राउंड नट, क्या मूंगफली भी इसमें आ जाती है, ग्राउंड। अच्छा, ये मार्च से कब तक होती है, जुलाई तक होती है। और इसमें क्या क्या होते हैं, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो मार्च से जुलाई तक सब्जियां और फल सस्ते होते हैं। तो दैट इज, इसमें क्या क्या चीजें आई, महंगे हो जाएंगे जुलाई के बाद। सीजनल फ्रूट्स, मतलब कुछ मार्च में उगा दिया गया, जैसे सीजनल फ्रूट्स है। अब अभी तरबूज खा लो तो खा लो, बाद में तरबूज मिलेगा, साल भर मिलता है क्या, खरबूजा भी। तो ऐसी चीजें होती हैं जो सीजनल होती है। तरबूज तो बंद हो गया अभी। एप्पल पूरे साल मिल जाएगा, लेकिन जो तरबूज नहीं मिलेगा ना। तो सीजनल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स सर अभी राइड चल रहा है ना, हैं, खत्म हो रहा है। हाँ, वेजिटेबल्स और बोलो, और चारा, पशुओं का चारा भी मिल जाएगा, क्योंकि मार्च में उसको ठंडक भी मिल जाएगी थोड़ी, और जुलाई तक पानी मिल जाएगा तो खूब सारा पाउडर हो जाएगा। तो सीजनल फ्रूट्स और ये समझ आई बात नहीं। और फ्रूट्स ये सब रहेंगे तो खाना तो सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। तो अब आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, सबके बारे में आपको इसके 3 एग्जांपल्स लिखने हैं और इसके भी। अब क्रॉप पैटर्न में छोड़ दूंगा, सोन हार्वेस्टेड क्रॉप। हाँ सर, बस एग्जांपल्स देने हैं और कुछ नहीं देना, हैं? बस एग्जांपल्स देने हैं। नहीं, सब कुछ लिखना है कि कब से कब तक होता है और बाकी क्रॉप पैटर्न बस आप छोड़ देंगे, हैं? क्रॉप पैटर्न बस छोड़ देंगे। हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। रवि खरीद जाए, क्रॉप पैटर्न छोड़ दें, बाकी अभी तक। इसके बाद ये रहेगा, ये आपके पास है, इसके बाद ये इससे कुछ हिंट ले लो। सेंटर ये नहीं चाहिए, सर हटा दो। नहीं तो सारे हटाइए तो फर्स्ट टाइम हैं? हाँ, फिर सारे फर्स्ट आ जाएंगे। देख लो, अच्छा। सर ये सीरियल और मिलेट और पल्सेस नहीं लिखना ना। नहीं, सब लिख लिया? हाँ। अच्छा। ये पढ़ने सर ये भी बताना है कि कौन सा कूल में आता है, कौन सा बॉटम में। बस सब ये कौन से महीने में, 10 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जून से फिर ये शुरू कर देना, जून, जुलाई, सितंबर, फिर ये जो है सितंबर अक्टूबर तक इसे खत्म कर देना। 2 महीने का यहाँ लेना पीरियड, 3 महीने का यहाँ लेना, मेरे को पैटर्न मिल गया। यानी 10 से 9, 10वें महीने से शुरू करो। 10, 11, 12, 1, 2, 3 छोड़ दो, 4, 5, 6 तक पहुँचे। 9 से 6 ऊपर वाले। 9 से नहीं, 10 से। अच्छा 10 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6। फिर यहाँ से कैसे करोगे, 6, 7, 6 से ही शुरू करना, क्योंकि वो महीना लोग ओवरलैपिंग होगी। 6, 7, 8, 9 छोड़ना, 8 छोड़ना है, 8 छोड़ देना, 1 महीने, 9, 10। 9, 10 इतना हो गया। इसकी साइकिल ये 1 में हो जाएगी। और फिर इससे 3, 4, 5, 6, 7, ये 3 और 7 है, 37। 6, 9, 8, ये 2 महीने का लेना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ 1 महीना छोड़ना। यहाँ 1 गैप होगा, यहाँ 3 गैप होंगे, यहाँ 1 गैप होंगे, और यहाँ मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3, 1, 3, सर 2 एग्जांपल, 3 गैप, 1 गैप, 3 गैप, ऊपर 3 महीने तक बुआई, 2 महीने तक बुआई, और यहाँ पर 1 महीने, 1 महीने, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3। एग्जाम्पल देखो, सर वो मिटा दो किसी को डेफिनेशन। नहीं ये सब सर लिख दीजिए कौन सा कुछ मैच हो रहा है। सर उसका भी टेस्ट ले लो, लैंड लेवल।
ये क्यों करवाया? हमें तो कुछ याद नहीं। याद करवाए। हाँ अक्टूबर रावी खरीद शेयर क्या पैटर्न मिला है? Now, during rainy season, so during rainy season farmers grow. So during rainy season, kharif crop is grown by farmers. Farmer ये उगाते हैं. Okay. अच्छा. They are followed by cultivation of potato. They grow potato between October and December. तो ये बताओ ज्वार एंड बाजरा कब उगाया जाता है अपनी कॉपी में देखकर? ये ज्वार एंड बाजरा का कब लिखा है? रेनी सीजन सर खरीफ जौ और जून जुलाई से सितंबर। जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर ना. हाँ। सो दैट इज जून से लेकर अक्टूबर तक. और फिर उसके बाद वो क्या उगाते हैं? ड्यूरिंग अक्टूबर एंड दिसंबर. अक्टूबर तक क्या उगा लिया. अब अक्टूबर के बाद क्या उगाएंगे? सर रबी क्रॉप। अक्टूबर टू दिसंबर दे ग्रो पोटैटो. तो वहाँ तो लोग पोटैटो उगाते हैं. दे ग्रो पोटैटो. सब जगह के लोग अलग अलग तरीके से उगाते हैं. वहाँ के लोग पोटैटो उगाते हैं. इन द विंटर सीजन दे ग्रो व्हीट, शुगर केन. तो शुगर केन भी उगा लेते हैं. ठीक है. इसी टाइम हाँ, क्योंकि जब होली आती है तो शुगर केन आता है ना, गन्ना. तो वही विंटर में उगाया जाता है. मार्च में हम लोग होली मनाते हैं. होली में नहीं आती। होली में नहीं जला जाते हैं, गन्ने ले जाते दिसंबर में ही आ हैं. जाते हैं। यस सर वो लिखा हुआ है, अभी नहीं देते. इन विंटर सीजन में लोग क्या उगाते हैं? दे ग्रो व्हीट एंड शुगर केन. तो ये चीज हो गई. ये सेकंड पॉइंट है. ठीक है. सेकंड पॉइंट साक्षी बताओ क्या क्या है. कब कब वे लोग क्या क्या उगाते हैं? ड्यूरिंग विंटर से रेनी डे रबी क्रॉप ज्वार एंड बाजरा एंड ड्यूरिंग नहीं देन इन अक्टूबर टू दिसंबर दे ग्रो पोटैटोज एंड ड्यूरिंग विंटर दे ग्रो व्हीट एंड शुगर. Okay. Now, because of availability of well-developed irrigation system, तो वहाँ पर सिंचाई की उचित व्यवस्था होने की वजह से वे लोग साल में 3 फसलें उगा लेते हैं. So as irrigation system is well developed, so they grow 3 crops per year. As सर नया पॉइंट there is well developed इरिगेशन सिस्टम. वहाँ पर इरिगेशन का मतलब समझते हो? सर उगाना. सिंचाई. और कल्टीवेशन का मतलब कोई भी चीज़ है कल्टीवेट है. तो एक होता है फार्मिंग कल्टीवेशन. कोई भी चीज़ है सब्जी उगाई जा रही है तो कल्टीवेशन में इरिगेशन भी आता है. सोइंग, इसके बाद इरिगेशन, क्रॉप को उगाने सब कुछ करने का. हार्वेस्टिंग यानी कटाई. कल्टीवेशन का मतलब है फसल का पूरा सिस्टम. कल्टीवेट. वी कल्टीवेट व्हीट यानी उगाना. इरिगेशन मींस पानी देना. और कल्टीवेशन का मतलब सब कुछ. तो कल्टीवेशन में क्या आ जाएगा? कल्टीवेशन में सबसे पहले क्या होगा? प्लोइंग होगी क्या? फिर सोइंग होगी. फिर इसके बाद इरिगेशन होगा. इरिगेशन और फिर स्प्रिंकलिंग ऑफ यूरिया. फर्टिलाइजर
ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स भी कुछ लोग डालते हैं ना, जैसे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड, और फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग भी आ जाएगी। सर वीडीसाइड भी पेस्टिसाइड में आएगा? वीडीसाइड भी डाल सकते हैं तो वीड्स हट जाएंगे जो घास नहीं फूस होते सर, हैं। वो वीडीसाइड पेस्टिसाइड में आते हैं। अब कुछ लोग उसमें भी लिखते हैं, कुछ लोग अलग से भी लिखते हैं वीड्स को सर जो क्योंकि है। हमारे 8th की बुक में वीडीसाइड अलग से। हाँ, अलग है। हाँ। तो अब देखो वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। सो इरिगेशन का मतलब क्या हुआ? सिंचाई। सिंचाई, और ये है कटाई। दे ग्रो थ्री क्रॉप्स पर ईयर। अब देखिए, to grow more than one crop on a piece of land, they use multiple cropping. To grow more than, multiple cropping जानते हो? Yes, sir. More than हाँ। one crop on a piece of land. Piece of land. ऐसा करने से हमें क्या फायदा होता होगा? एक साथ बहुत सारे। ये देखो, उन्होंने अपने खेत के 3 हिस्से कर लिए। तो पहले उन्होंने इस जगह पे कुछ उगाया, इस जगह कुछ उगाया, उस जगह। मान लो जैसे हम लोग व्हीट उगा रहे हैं, व्हीट के साथ क्या उगा लिया? शुगर केन, और फिर क्या उगा लिया? और क्या होता है रबी में? पीस, ग्राम, पार्ली, पीस है। मस्टर्ड। जब अगले साल ये उगाएंगे तो जहाँ व्हीट उगाया था वहाँ वो शुगर केन उगाए, रोटेट करने में पड़ेगा। उससे क्या होगा बताओ? सर जब हमने हार्वेस्ट किया और वहाँ जमीन में वो तो- जल रहा है। पीस और व्हीट, तो जो जमीन से न्यूट्रिएंट्स लिए जा रहे हैं वो रोटेट कर करके उगाएंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब समझ में आ गया कि उससे क्या होगा? चीज़ तो दोनों। व्हीट एक ही जगह बार बार नहीं उगाते जाएंगे, उससे जमीन क्या होगी? डेप्लीट हो जाएगी। जो गेहूं को सब मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, अगर वहाँ पे शुगर केन उगाए एक बार हो तो जमीन अलग अलग चीज़ को अलग अलग देगी। कोई चीनी मांगने आ जाए, कोई गेहूं मांगने आ जाए आपके यहाँ से, कोई दूध मांगे तो सबको दे सकोगे। हर आदमी चीनी ही मांग रहा है तुम्हारे घर से, तो क्या करोगे? तुम्हारी चीनी खत्म नहीं हो जाएगी। तो इसलिए सॉइल से अलग अलग चीज़ें अलग अलग ली जाती हैं। ऐसे ही उन्होंने पल्सेस का पैटर्न बना लिया। या राइस है, और राइस के बाद और क्या होता है? मक्का, है ना? तो उन्होंने यही पैटर्न बनाया ये है? पैटर्न रबी के लिए बनाया है, लेकिन जब उनके पास अब रेनी सीजन आएगा उसके लिए अलग पैटर्न है इसी जमीन पे। अब उन्होंने कहा है कि जब अगले बार रेनी सीजन आएगा तो मैं यहाँ राइस उगाऊंगा। क्या उगाऊंगा? राइस। और वो मक्का को क्या कहते हैं? मेज। तो उन्होंने सोचा मेज यहाँ उगा लेंगे, और एक और क्या चीज उगती है? ज्वार। लेकिन फिर अगले साल वो क्या करेंगे? 2022 में तो ये किया, 2023 में ऐसा नहीं करेंगे। वो लोग क्या करेंगे? सर वहाँ शुगर केन घुमा देंगे। तो यहाँ पर अब ज्वार उगा देंगे, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? और फिर यहाँ मेज। बोलो इससे ठीक रहेगा कि नहीं? और फिर अगली बार फिर घुमा देंगे। मतलब इधर उधर करके। हाँ, वो जहाँ पर राइस उगाया 3 साल बाद वहाँ राइस का नंबर आया। समझ में आ गई बात कि नहीं? फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ भी देते हाँ जी। हैं, बन जाए। समझ में आ गई बात? इस तरीके से। और एक काम और करते हैं कि मान लीजिए इसी लैंड पर मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि उन्होंने कुछ उगा दिया, ये तो एक रो में कुछ उगाया, फिर दूसरी रो में कुछ और उगा दिया। उससे क्या होगा बताइए? क्योंकि जो ये अल्टरनेट फार्मिंग जिसको रोज में, तो उससे क्या चीज होगी बताइए? कि जो इसके रस्ट हैं, ठीक है? हाँ हाँ, तो आप यहीं बैठे ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, समझ नहीं? तो जो भी है, तो इसमें क्या होगा? जो इसके कई तरीके के इंसेक्ट्स हैं वो इस पे नहीं आएंगे। अगर हम अल्टरनेट क्रॉपिंग करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। अदरवाइज एक पेड़ में कीड़े लगेंगे तो वो सारे में लग जाएंगे। और अगर आप अल्टरनेट थोड़ा गैप देखें तो जैसे गोभी का कीड़ा आलू में नहीं लगता, और जो है ना पोटैटो के जो वो हैं कीड़े, वो दूसरे में लगते। सबके पेड़ के अलग अलग कीड़े होते हैं। तो अगर हम हैं कीड़े भी लगे।
अलग अलग हैं, बिकॉज दे जो वन पर्टिकुलर क्रॉप का है, जैसे आप कह सकते हैं कि मालबेरी में अलग, शहतूत में अलग कीड़े लगते हैं, या कोई भी चीज़ है, तो डिफरेंट क्रॉप्स के डिफरेंट कीड़े होते हैं, वो दूसरी फसल को नहीं खाते, वो अपनी फसल को खाते हैं। तो अगर मैं अल्टरनेट गैपिंग दे के करूँगा तो क्या होगा, इवन एक गोभी की रो खराब होगी तो दूसरी भी बच जाएगी, क्योंकि उसके बीच में हमने कुछ मटर उगा रखे। समझ में आ गई बात? तो ये भी चीज़ की जा सकती है। सो वी कैन सी इट एज ए मल्टीपल क्रॉपिंग। तो वहाँ के लोग कैसा क्रॉपिंग पैटर्न करते हैं? मल्टीपल। बीच वाली जो क्रॉप है वो बॉर्डर का काम करेंगे, लाइक इधर से उधर नहीं जा सकते, वो क्लियर नहीं जा सकते हैं। सो वी विल सी व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग भी मैं बताऊंगा, और मल्टीपल क्रॉपिंग, तो दोनों वो लोग इस्तेमाल करते हैं ना। देखिए इन्होंने एक्स्ट्रा लिखा है। now मल्टीपल क्रॉपिंग। देखिए कुछ चीजें आप देखें इस तरीके से, आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है इंटरक्रॉपिंग पैटर्न में? एक इधर कुछ और है और एक कुछ और है। इससे क्या होगा, जो इसका कीड़ा होगा वो इसमें नहीं लगेगा, तो एक रो अलग एक रो अलग। समझ में आ गई बात की नहीं? ऐसे भी कर सकते हैं ना, एक पेड़ इसका फिर एक इसका फिर एक इसका, अल्टरनेट क्रॉपिंग कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। देखो आप देख रहे हैं, एक बड़े बड़े पेड़ हैं तो बीच में छोटे छोटे हैं, फिर ठीक है गन्ने के पेड़ हैं तो बीच में कुछ और है, फिर कुछ और है। ओके, सारी बनाना। So, अब ये देखो, तो इस तरीके से अगर इसमें कई भी चीजें हो सकती हैं, इंटरक्रॉपिंग। और भी देखो सर ये बंद तो कर दो क्या रिकॉर्डिंग Diamond Rock Creates, proud sponsor of Champions of India. अब ये देखो, ये आप देख रहे हैं डिफरेंस, तो इससे कीड़े नहीं होंगे। कैसे बेटा बताया आपने, क्लोज करके करने से आ जाता है क्या? नहीं सर, वापस बैक करके नहीं, क्लोज करके बार बार करना पड़ता था। देखो हमारे यहाँ हर जगह मिश्रण तो होता ही है, चाहे खेती हो चाहे हमने कोई बिजनेस, हाँ 2-2.5 एकड़ की अंगूर की बगिया का पेपर पे वही ड्रिप इरिगेशन की बात करके डाला हुआ आप देख सकते हैं। अच्छा, तो किसान भाई क्या है, अंगूर की बगिया को डेवलप होने में, तैयार होने में लगभग 2 साल लगते हैं। अच्छा, एक और भी चीज है, मान लीजिए अगर हमने इस तरीके की क्रॉपिंग की तो उससे क्या फायदा है, अगर मेरा वीट खराब हो गया तो कम से कम 2 क्रॉप तो बची रहेगी। आप चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक इंटर क्रॉपिंग है और ये मल्टीपल क्रॉपिंग। इंटर का मतलब एक एक को छोड़ के, और एक है मल्टीपल क्रॉपिंग। जरा इन दोनों में नाम लिखो। मल्टीपल यानी बहुत सारी फसलें इन ए सिंगल फील्ड। अगर हम बहुत सारी फसलें उगाते हैं तो उसको कहते हैं
सुनिए, अगर मान लीजिए अगर एक ही फील्ड में बहुत सारी फसलें उगाते हैं तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। फिर हमारे पास ऑप्शन बच जाता है कि हम चाहें उन बहुत सारी फसलों को अल्टरनेट करके करें, तो उस चीज़ को कह देंगे इंटरक्रॉपिंग। बहुत सारी फसलें उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग है। इसमें अगर एक फसल खराब हो गई तो क्या किसान को उसका सारा पैसा डूब जाएगा कि इन दोनों से पैसा मिल जाएगा? मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है। तो ये है मल्टीपल क्रॉपिंग। ये क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर फिर और क्या है कि वो चाहे तो फिर अल्टरनेट भी कर सकता है। तो ये क्या चीज़ है बताइए? इंटरक्रॉपिंग में कुछ पैटर्न रखा जाता है। एक गोभी तो दो केले, एक गोभी दो केले, एक गोभी एक केला, एक गोभी एक केला। ये भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर दो केले खराब हो गए। जैसा हो। ठीक है। सो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, तो पालनपुर के लोग बहुत एडवांस हैं। वो क्या करते हैं बताइए? मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ फील्ड उगाते। और फिर चाहे वो ये भी करते हैं, उनकी अपनी मर्जी। ठीक है। सो during the year, this is called इसे क्या कहेंगे? मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, it is most common way of increasing production. The other way is to use modern farming method. They use modern फार्मिंग मेथड यूज करते हैं वो लोग, लाइक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। और इसके अलावा क्या यूज करते हैं बताइए? कि न्यू टूल्स, ठीक है, एडवांस्ड टूल्स, इक्विपमेंट्स। फिर थ्रेशर उनके अलग हैं, उनको खुद कुछ नहीं करना पड़ता। इस तरीके से उनका काम बन जाता है। बेटर फर्टिलाइजर, ये सारे यूज करते हैं। तो हमारे पास 4 पॉइंट हो गए। अच्छा, मैं आपको तैयार करा दूं पहले। ठीक, पहला क्या है कि 75% ऑफ द विलेजर्स ऑफ पालमपुर डिपेंड ऑन फार्मिंग और डायरेक्टली फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखो, अब जैसा कि साक्षी ने बताया कि सबसे पहले वो रबी फसल उगाते हैं। रबी में कौन सी फसल उगाते हैं? ज्वार, बाजरा। वो कब से कब तक उगाते हैं? जून से खरीफ। देखो, खरीफ में पहले उगाते हैं, तो खरीफ है जून से अक्टूबर तक। फिर उसके बाद क्या करते होंगे? अब अक्टूबर से दिसंबर तक आलू उगाते हैं, और आफ्टर दैट वो समझ में आ गया? सेकंड पॉइंट लिख लोगे। तीसरी चीज़ है, उनके पास वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, इसलिए वे साल में 3 फसलें उगाते हैं। दे ग्रो 3 क्रॉप्स पर ईयर एज दे हैव वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। और चौथी चीज़ क्या है कि दे ऑल्सो ग्रो मोर देन 1 क्रॉप इन ए पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। इट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, so that the chances of failure of any crop can be minimized. इससे कोई भी क्रॉप का फेलियर होने का चांस मिनिमाइज हो जाएगा। अदरवाइज दे कैन गेट देयर इनपुट कॉस्ट, जो उनकी लागत लगी वो तो वापस आ जाएगी। सर डायरेक्टली एसोसिएटेड के लिए कोई और? सो डायरेक्टली कनेक्टेड। हाँ, सो पालमपुर 75% पीपल ऑफ पालमपुर आर, ठीक है, dependent on this activity. Dependent on farming. Dependent on farming. अब सही है। और चौथा आपने देख लिया कि सिंगल ऑफ पीस ऑफ लैंड पर दे ग्रो मोर देन 1 क्रॉप। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। एंड इसके अलावा वे HYV को भी यूज करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और एडवांस टूल्स। चलो हटा दें। सर आपने तो बताया सर, थोड़ा
सर ग्रो मोर देन वन क्रॉप की जगह ग्रो मल्टीपल क्रॉप। उसको डिफाइन नहीं करें। More than it is called तो सर to grow more than one crop and to grow multiple crop on a piece of land, this is called multiple crop. Sir, that's why we don't high yielding variety seeds. सर रहने देना Sir, इतना लिख देना। आपके बैठे के चलो, अब बता दें। No सर sir, एक सेकेंड सर एक सेकंड सर वो जरा डेट रखो। विंटर की तो वही होती है 10वें महीने से 6ठे महीने तक। अक्टूबर टू जून में क्या विंटर सीजन कब से कब तक होता है सर? अक्टूबर दिसंबर 10वें महीने से 6ठे सर वो महीने। तो विंटर की जो कहते हैं और अक्टूबर ज्वार में वही राइस वाले के साथ साथ है। पोटैटो भी इसी में डाल दो। हम्म? पोटैटो भी इसी में डाल दो। हाँ, पोटैटो सीजन ड्यूरिंग नहीं, जैसा पालनपुर के लोग करते हैं वही लिखना है, हमें पूरे इंडिया का नहीं सर बताना। मतलब जैसा आपने लिखा है बस ऐसा लिखना है। हम पालनपुर की बात करेंगे, पालनपुर का क्वेश्चन आएगा। मेरे को याद नहीं रहा यार। चलो है ना, छोटे छोटे मालूम तो चल गया होगा। यस सर पहली वाली होती है सर स्टार्ट करें। हमें याद नहीं है। सबको याद चलो चलिए बंद करिए बेटा अभिषेक। चलो तू बंद करो। स्टार्ट सर एक पेपर पढ़ा। इसका नाम का तो नहीं है, नहीं मेरा बंद करो। सबसे पहले ना ओके नाउ so in 1960 the seeds used were traditional work with related हम इतने पे पूरा डिस्कस करके बैठे हुए हैं। हाँ, हमने पूरा आंसर बोल दिया। मॉडर्न चलो। टेक्निक फार्मिंग सब बोल दिया और ये लिख Okay. सुनिए in 1960 जो वहाँ पर उनके खुद के गेहूँ होते थे वही वो फिर से उगा देते थे। वो कभी बीज अनुसंधान केंद्र गए ही नहीं। दे हैड नॉट गॉन टू सीड्स डेवलपमेंट सेंटर जहाँ पर हाइब्रिड सीड्स होते हैं। आजकल तो ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें सीड्स भी नहीं होते हैं, तो कुछ ऐसे हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। जैसे फॉडर में हमको बहुत सारा प्रोफ्यूज्ड चारा चाहिए, वो लंबे नहीं चाहिए, छोटे में ही वो फैल जाए, ये चाहिए कि नहीं। और क्रॉप में ये चाहिए कि उनके ग्रेन्स बड़े बड़े हों, उनकी भी हाइट नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमें अलग अलग डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिकल फीचर्स चाहिए कि नहीं अलग अलग फील्ड में। तो उसके लिए पहले 1960 से पहले वे कुछ नहीं करते थे, लेकिन जैसा कि सौम्या ने कल बताया कि 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, तो हरित क्रांति के आने के बाद उनमें ये जागरूकता आई कि हमें तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स चाहिए। वो लोग बताया था कि नहीं। सो 1960
till they were using conventional method. कन्वेंशनल मेथड का क्या मतलब होता है? जो बहुत पहले से चला आ रहा, दादे परदादे के जमाने से। कन्वेंशनल मेथड ऑफ फार्मिंग दे वर यूजिंग। वो जो भी है ऑर्डिनरी सीड्स को यूज करते थे, ठीक है, कोई ऐसे अलग से नहीं करते थे। सो ऑर्डिनरी सीड्स फॉर प्रोडक्शन। हाउएवर आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, हाउएवर आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में हुआ था। अब 1960 में चाइना में माओ की सरकार थी, जानते हो? तो वहाँ माओ की सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की फसलें, एक बार वो टहलने जा रहे थे, वो छोटी चिड़िया जानते हो, गौरैया, स्पैरो, तो उन्होंने कहा गौरैया अनाज खा रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इस तरीके से गौरैया अनाज खा रही है और ये तो सब अनाज खा लेगी। तो उसने कहा जो 1 किलो गौरैया का ला के देगा, मरी हुई गौरैया, उसको 60 रुपये देंगे। तो उसने सारे लोगों को लगा दिया, सब तीर तीर से गौरैया, वहाँ सैनिकों को भी लगा दिया, बोला सारी गौरैया मार डाली। तो जब ये गौरैया सारी मर गई तो उन्होंने कहा अब तो फसल खूब उगेगी, लेकिन वास्तव में गौरैया फसल कम खाती थी, कीड़े ज़्यादा खाती थी। तो इसके बाद वहाँ पर सब कीड़ों ने फसलें खा डाली, अब तो गौरैया मारने के लिए नहीं थी। तो गौरैया के ना होने से सारी फसल वहाँ पर जो इंसेक्ट्स है वो खा गए, और वहाँ ऐसी भुखमरी आई कि करीब करीब 1 करोड़ लोग मर गए। तो इंदिरा गांधी के माइंड में, अरे ये तो वहाँ ऐसा हो गया, भुखमरी आ गई, अब हमें हरित क्रांति लानी चाहिए, कम से कम हम तो भूखे न मरे। हमारी जनसंख्या भी एट पार विद चाइना है, तो चाइना ने तो अपनी कंट्रोल कर ली। एक समय में ऐसा था कि समझ में आई बात कि नहीं, उसने कर्व कर ली, नहीं तो आज बहुत ज़्यादा होती, उनकी और भी जनसंख्या ज़्यादा होती, तो बहुत ज़्यादा ही मर गए थे, ठीक है कि नहीं। सो इस तरीके से हरित क्रांति आई, तो उसमें उन्होंने क्या किया, नए नए सीड्स, जिससे कि हमारे यहाँ ग्रोथ रेट बढ़ जाए। तो इन 1960 आफ्टर तो HYV सीड में ऐसा क्या होता है कि क्रॉप बहुत अच्छे होते हैं? क्रॉप ऐसे होते हैं कि हम उसमें 4 फसलें देखते हैं। अगर किसी के गेहूं का छिलका ऐसा है कि कीड़ा उसे खा ले, तो उसके छिलके को खा के ही मर जाए, उसका छिलके में ये प्रोटेक्शन होता है, वेक्सीक्यूटिकल। तो हम उसका वो फीचर लेते हैं, उसका डीएनए निकालते हैं, डीएनए समझती हो ना, इस तरीके से। और फिर दूसरे में देखते हैं जिसके मोटे गेहूं हैं, जिसमें हीरा ज़्यादा है, हीरा का मतलब सफ़ेद पात, तो वो वाला गेहूँ लेंगे, जिसका छिलका उसका डीएनए लेंगे, जिसका हीरा उसका, जिसका। और जो छोटे कद के हैं, जिनको कम फोटो पीरियड है, अभी उगने शुरू नहीं हुए कि अभी फूलने लग गए। एक होता कि इतने लंबे हो रहे हैं, गेहूँ नहीं आया, वो नहीं। तो छोटे में ये प्रोफ्यूज्ड ब्रांचिंग, खूब सारी चारों तरफ बिखरी हुई ब्रांचिंग, ऐसा मिल जाए गेहूँ तो उखाड़, एक अगर आपने डंगाल उखाड़ी तो 1-1 किलो का वो होगा, तो समझो कितना अच्छा होगा। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, जैसा बीज होगा तो वैसा वो होगा, ठीक है नहीं। तो सीड के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सीड में इंजेक्ट करते हैं कुछ, सीड बनाए जाते हैं। आपको जब आप जाओगे तो आगे आप बायोटेक लोगे, 12th में 11th में, तो बायोटेक्नोलॉजी में यही सिखाया जाता है, डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जैसे वहाँ पर पेरेंट्स दूसरे देशों में लिख देते हैं, देखो मुझे कालिदास जैसा कवि चाहिए, हिटलर जैसा क्रूर चाहिए, और इंदिरा गांधी जैसा सुंदर चाहिए, ये सब चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, लिख लेंगे, और वैसे वैसे डीएनए की कोडिंग है, फिर उसको कंबाइन करके और उसको टेस्ट ट्यूब बेबी जो HYV मतलब होता नहीं है कि दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF टेक्निक के जरिए वैसे वो बच्चा पैदा कर देंगे, जैसा तुम्हें चाहिए तुम उनको दे दो, वो बना के दे देंगे। आंखें कैसी चाहिए, तो बोलो आंखें ब्राउन चाहिए, हेयर ब्लॉन्ड चाहिए, सुनहरे बालों वाली बिटिया चाहिए, तो आजकल ये सब टेक्नोलॉजी चल रही है। तो 1960 में क्या होगा, ठीक है। सो नाउ आफ्टर दैट
ठीक है, फार्मर्स वर यूजिंग, फार्मर्स किसे यूज करने लगे? हाई यील्डिंग, जिससे बहुत सारा फसल प्राप्त हो, वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, बात मत करिए, ठीक है। प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स, एंड पहले तो सिर्फ एक ट्रैक्टर हुआ जाता था, आजकल क्रशर है, थ्रेशर है, न जाने क्या क्या है। प्लीज प्लीज, सो मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी यूज करने लगे। सो दिस इंक्रीज्ड देयर प्रोडक्शंस ऑफ मैनी फोल्ड, क्या इसने उनके प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया? दिस इंक्रीज्ड their production manifold. Okay. लेकिन जितना तुम मॉडर्न टेक्निक यूज करोगे, उसमें मॉडर्न टेक्निक्स यूज प्लेंटी ऑफ वाटर। पुराने गेहूं को वो नहीं चाहिए, लेकिन इनको खूब सारा चाहिए, एंड अटमोस्ट केयर। रोज जा के देखो कहीं कीड़े, तो इट इज़ वेरी डेलिकेट, क्योंकि वो अभी हमारे अडॉप्टेड नहीं है। जो ये सारी नई नई चीज़ें हैं, जैसे नया आप बाहर से कुत्ता ले आते हो कि डोबेरिनर ये कुछ ऐसा ले आए, कौन को डोबरमैन कुत्ता ले आए, तो उसको एसी में रखो, तो उसको ये खिला वो खिला, 10 तरीके के। और देसी कुत्ता पाल लो तो 2 लात भी मारो तब भी वो खूब हंसता खेलता रहता। तो ऐसा होता है कि नहीं? तो लेकिन बाहर की चीज़ जब लाओगे हाइब्रिड, तो उसकी तो देखभाल करनी पड़ेगी, नहीं तो वो ऐसे ही बिना एसी के ही मर जाएगा। तो इस तरीके से क्या था, क्योंकि वो विदेशी कुत्ते हैं, वो यहाँ के लिए अडॉप्टेड ही नहीं है। तो उसी तरीके से HYV सीड्स क्या होगा? सीड्स रिक्वायर, ठीक है, मच इरिगेशन। इसको क्या चाहिए बताओ? मच इरिगेशन, टाइम टू टाइम फर्टिलाइजेशंस एंड पेस्टिसाइड्स, रेगुलर यूज ऑफ fertilizer and pesticide और रिमूवल ऑफ क्या चाहिए? वीड्स। वीड्स समझते हो? झाड़ झंखाड़, अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट्स, जो गोखरू कहलाते हैं। क्या? मतलब जो बगल बगल में उगाते हैं ना। तब क्या लिख रहा है? This increase their production many. This increase their production मैनीफोल्ड, कई गुना बढ़ा दिया। ऐसा करने से जब उन्होंने ये काम किया तो उनका प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। तो इसकी वजह से ये सारा काम वो करने लगे। एंड दीज आर द रिक्वायरमेंट। ओके, अब जरा देखें। सो क्वांटिटी ऑफ फूड, ये एज ए रिजल्ट, इसकी वजह से क्या हुआ? इन सेम पीस ऑफ लैंड क्रॉप प्रोडक्शन was increased, क्योंकि वो utmost care करते थे। There is a special attention also required for doing this। सर इन सबसे तो लैंड भी खराब हो जाती है। लैंड खराब हो जाएगी धीरे, उसको वो लैंड से भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। अमेरिका में उन्होंने कहा कि हम तो 5-5 फसलें उगाएंगे मैनचेस्टर में, और मैनचेस्टर में 5-5 फसलें उगाई, सारी ज़मीन की सारी ले ली न्यूट्रिएंट्स, और 5 फसल उगाने के बाद ज़मीन मर के रेत बन गई, सैंड, और 10-10 मीटर के गुबार उड़ने लगे। ये तो 3 मीटर है, 10 मीटर,
और जो वहाँ के लोग थे सब शहरों को छोड़ के चले गए और आज मैनचेस्टर भूतों का शहर कहा जाता है। भूतों का शहर, सिटी ऑफ घोस्ट। कोई रहता ही नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ गुबार उड़ा करते कौन जाए? रेत के गुबार, जैसे अब मिट्टी रेत बन जाए, तुम सॉइल में इतना ज़्यादा वो करो, सारा उसका ले लो, खूब फसल हुआ, उसको रेस्ट मिलना चाहिए ना, रिप्लेनिशमेंट पीरियड, वो तुम नहीं दो और उसमें खूब फसलें उगाते रहो तो वो रिप्लेनिश कर पाएगी अपने न्यूट्रिएंट्स को? तो ऐसे में वो बंजर हो जाएगी, इट विल बी बैरन, इनफर्टाइल हो जाएगी और अल्टीमेटली वो रेत बन जाएगी, वो अपनी ग्रिपिंग कैपेसिटी खो देगी। हाँ? कौन सी बिल्डिंग तो धस गई होगी, क्या हुआ? वो भूतों का शहर है। अब जरा देखो, ठीक है, इससे हमारे देश में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी में कोई एक तो शहर के नाम कोई बताएगा? गाजियाबाद। हाँ यही है जो इधर है, मेरठ, सहारनपुर, जो इधर समझ आए कि नहीं? वेस्टर्न जो यूपी है, यूपी एक शेर की तरह है कि नहीं? तो ये इसकी पूंछ है, तो ये मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, सहारनपुर, मथुरा, इधर वाला बेल्ट। तो यहाँ सब के लोग, और ये हमने आपको एक वीडियो दिखाया था कि वो पूरा प्लेनर रीजन है, तो उन सब रीजन में ये सब काम किया जाता है। सहारनपुर में तो वुड क्राफ्ट का काम इतना गजब का होता है। अगर आप पढ़ा, हाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वो लकड़ी की काश्तकारी बहुत अच्छी है ना। तो वो बहुत महंगे महंगे बेड बनते हैं वहाँ, 2-2 लाख रुपए तक के, इतने महंगे। सो अब जरा देखो, टू फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी ने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाया। क्यों? क्योंकि वहाँ की जमीन अच्छी थी, तो उन लोगों के लिए पानी की कोई कमी नहीं थी क्या? वेस्टर्न यूपी हैव फर्स्ट अडॉप्टेड, बात ना करें, के बाद अडॉप्टेड मतलब जब सरकार हरित क्रांति लाई, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो सबसे पहले किन लोगों ने इसे अपनाया? फर्स्ट अडॉप्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन, या फिर क्या कह सकते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड सबसे पहले, एंड दे वर रिवॉर्डेड द हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, और उनको जमीन ने गेहूं से भर दिया। जब उन्होंने अपनाया तो गेहूं ही गेहूं उत्पन्न हुआ, तो दे वर रिवॉर्डेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन पालमपुर कितनी जमीन है? सो द व्हीट इज ग्रोन। देखिए, इन पालमपुर जो अर्लियर था 13,000 kg गेहूं उगता था, 13,000 kg wheat was grown पर हेक्टेयर। कोई मुझे बताएगा हेक्टेयर क्या होता है? 100 मीटर, 1000 होता है। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं एक लेवल, 100 मीटर बाई 100 मीटर, सो पर हेक्टेयर, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? 1 हेक्टेयर। तो इतना गेहूं होता था, लेकिन व्हेन दे अडॉप्टेड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, देन उनका गेहूं कितना होने लगा? आफ्टर अडॉप्टिंग 30 to 100। ये तो सब जानते हैं। ये गए होंगे पालमपुर। हाँ, टेक्निक। नाउ प्रोडक्शन was increased
100 kg पर हेक्टेयर। अब देखो ये 4 पॉइंट पढ़ लो। दो करिए सर दो प्लीज। पहले पहले पहला वाला लिखा उसके बाद में 3 लिख के दोनों करके सर दो सर पहला उसके बाद एक पेज दूसरा प्लेट। हाँ चलिए सर दो करके। दो कर दो एक साथ, हम चलो चेक कर देंगे। हाँ, हम दो- ऊपर पे 2 मिटा दे रहे हैं पहले, ठीक है? पहले नीचे के दो पहले नीचे के दो। दो मिटा ऊपर के पहले। अभी हम सिखा देंगे। दो करके ना। पहले नाम एक दो पहले डायरेक्ट 5 सर कोई लो अब मैं बता देता हूँ। ये बात तो किस करने जा सर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स सर पूरा लिखना है। हाय जैसा है, सर शॉर्ट में ऐसा एक बार तो लिखना पड़ेगा, पिछली बार नहीं लिखा था। सर ये पालक है कहाँ? हाँ? हाँ पता है तो भी कुछ सर कन्वेंशन